नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 17 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी और इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इसके साथ साथ जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य के साथ। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकानों की सूची हर साल आदान प्रदान करते हैं। कब करते हैं? 28 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकानों की सूची हर साल एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि इससे संबंधित डिटेल्स क्या है। भारत और पाकिस्तान के मध्य 31 दिसंबर 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो कि 27 जनवरी 1991 में लागू हुआ था। इस समझौते के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल दोनों ही देश नहीं होंगे जिसमें एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान इस समझौते के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान ये करते हैं और इस सूची में बीच में परिवर्तन होने के समय पर एक दूसरे को उसकी सूचना भी प्रदान करते हैं। तो ये समझौता क्या था? ये समझौता था परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौता। तो इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए 16 जनवरी 2021 को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के में जिसका नाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको संबोधित किया। कब किया संबोधित? 16 जनवरी को और इसका उद्घाटन 15 जनवरी को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया और इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो ये स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए है, यानी कि स्टार्टअप योजना को शुरू हुए 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो उसके उद्देश्य में इसको जारी किया गया है। इसको इस पहल को इस सम्मेलन का आयोजन, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इस शिखर सम्मेलन का पहला दिन बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए समर्पित किया गया क्योंकि भारत 2018 के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव के आयोजित करने की प्रतिबद्धता को जताया था। इसी प्रकार देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य स्टार्टअप विकास यानी कि नए नए आइडियाज़ और नए नए इनोवेशंस के एक इकोसिस्टम को बनाकर एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। तो इसी के साथ एक नजदृष्टि हम बिम्स्टेक पर डालें तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित रहते हैं और इसकी यह एक तरीके से क्षेत्रीय एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी में। तो ये न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच के संपर्क को स्थापित करता है बल्कि बंगाल की खाड़ी और हिमालय के इको सिस्टम को भी जोड़ता है। तो बिम्स्टेक में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या 7 है। तो 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया के सदस्य हैं जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका आते हैं। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर दृष्टि डालें तो म्यांमार और थाईलैंड इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो इसका गठन जो किया गया था, बिम्स्टेक का गठन कब किया गया था? 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इस क्षेत्रीय संगठन का गठन किया गया था। 6 जून 1997 में किस घोषणा पत्र से? बैंकॉक घोषणा पत्र से। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है कि कानुमा मवेशियों का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना राज्य के लोगों ने संक्रांति त्यौहार के अवसर पर मवेशियों का त्यौहार जिसे
जिसका नाम क्या है, कानुमा, मनाया। और ये संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन मनाया जाता है। तो कानुमा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इस त्यौहार में लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और राज्य में विभिन्न स्थानों पर इस अवसर पर मवेशी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और जुलूस या झांकियां भी निकाली जाती हैं। इसी प्रकार देखें तो तेलंगाना दक्षिण भारत का एक राज्य है और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। इसकी राजधानी अभी क्या है, हैदराबाद है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री यहाँ पर के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन इस यहाँ के कौन है, राज्यपाल है। तो इसी प्रकार मानचित्र पर भारत में इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति एक स्थल रुद्ध राज्य के रूप में है। ये चारों ओर से भिन्न भिन्न राज्यों से घिरा हुआ है, भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य आते हैं। तो ये चारों ओर से राज्य से घिरा हुआ है, इसकी कोई समुद्री तटीय सीमा नहीं है। इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व जूनियर रैंकिंग में कितने भारतीय शटलरों को शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 4 शटलर, 6 शटलर, 3 शटलर, 7 शटलर। तो इसका आंसर होगा 6 शटलर। 6 भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ियों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व जूनियर रैंकिंग में स्थान मिला है, शीर्ष 10 में स्थान मिला। टॉप 10 में 6 भारतीय शटलरों को स्थान मिला है। वहीं देखा जाए तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो बैडमिंटन के लिए कार्य करती है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में, कब की गई थी स्थापना, 5 जुलाई 1934 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया गया। और कब की गई थी स्थापना, 1934 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। कहाँ मुख्यालय है, कुआलालंपुर, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। मलेशिया जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जूकू घाटी में आग लगी थी, यह घाटी स्थित है मेघालय, असम में, या असम और नागालैंड में, नागालैंड मणिपुर में, मणिपुर या त्रिपुरा में। तो इसका उत्तर होगा नागालैंड और मणिपुर में। तो नागालैंड मणिपुर सीमा पर स्थित जूकू घाटी की वनाग्नि पर काबू अभी पा लिया गया है और जूकू घाटी, जिसे फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। एक फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, वह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में है। यह वह फूलों की घाटी नहीं है। ये फूलों की घाटी जूकू घाटी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विदेशी पुष्प पाए जाते हैं और जो कि कहाँ है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार देखा जाए तो यह 2438 मीटर की ऊंचाई पर जाप फू पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला, जाप फू पर्वत श्रृंखला के पीछे स्थित है और यह उत्तर पूर्व के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट्स में से एक है। यानी कि उत्तर पूर्व भारत के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट्स, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने और पर्यटन के लिए जाना जाने वाला एक प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। जूकू घाटी और जापफू पर्वत, जूकू घाटी और जापफू पर्वत पुलिव डजे वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नागालैंड में है, पुलिव डजे वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप स्थित है। और यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है, वो जनजाति का नाम है अंगामी जनजाति निवास करती है यहाँ पर इस पहाड़ी पर, यानी जापफू पर्वत पर कौन सी जनजाति निवास करती है, अंगामी निवास करती है। यानी इस पूरे वन्य क्षेत्र में अंगामी जनजाति निवास करती है। और इसी के साथ देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इस घाटी की तलहटी से होकर गुजरता है और इस घाटी को अभी कुछ समय पहले ही प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया था। तो प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के रूप में किस घाटी को, जूकू घाटी को घोषित किया गया था कुछ समय पहले। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इससे पहले अगले प्रश्न पर चलें, हम इसका मानचित्र पर अगर स्थिति देखें तो ये उत्तर पूर्व भारत का मानचित्र है और यहाँ पर नागालैंड और ये मणिपुर है, इसके मध्य में ये हमें दिखाई देता है, ये लोकेट हो रहा है कि कौन सी वैली है, जूकू वैली है। जूकू वैली कहाँ है, नागालैंड और मणिपुर के मध्य में स्थित है। तो नागालैंड और मणिपुर उत्तर पूर्व राज्य हैं, हमारे देश के उत्तर पूर्व राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में से एक हैं और ये म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। और राज्यों से देखें तो
नागालैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता है और मणिपुर के साथ सीमा साझा, और मणिपुर नागालैंड के साथ तो सीमा साझा करता ही है, उसके साथ असम और मिजोरम के साथ भी सीमा इसकी लगती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम भारत की सरकार और भारत डायनामिक्स और वैश्विक एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने स्टार स्ट्रिक वायु रक्षा प्रणाली पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों सरकारों के समर्थन के साथ यह परियोजना यूके के सशस्त्र बलों सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए एक सिस्टम निर्यात करेगा। तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ इस डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में समझौता किया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया है? कौन सा अभियान है? सक्षम ईंधन, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है ताकि जो जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ता हैं उनके बीच इसके लिए जागरूकता फैलाई जा सके कि किस प्रकार से स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि जो सक्षम अभियान का उद्देश्य है वो क्या है कि लोग भी स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। और इसकी शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने जीवाश्म ईंधन के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया? सक्षम शुरू किया। और यह अभियान पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को हाईलाइट करेगा, यानी कि जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन और उसको उपयोग में लाने के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर होने वाले जो प्रभाव हैं, उसके प्रतिकूल प्रभाव हैं, उसको हाईलाइट करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा और लोगों को जागरूक करेगा और उसको प्रोत्साहित करेगा। किस लिए? कि वो स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, ना कि जीवाश्म ईंधन पर अधिक अपनी निर्भरता को बनाए रखें। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के जश्न के रूप में किस महोत्सव को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है भारत का अमृत महोत्सव, स्वतंत्र महोत्सव, भारत स्वराज महोत्सव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत का अमृत महोत्सव। तो केंद्र सरकार ने अगले महीने भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगी। कौन सा महोत्सव शुरू करेगी? भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगी। और यह महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। और यह भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है। यानी कि 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उससे 75 सप्ताह पहले किस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी? भारत का अमृत महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। और इसका जश्न इस महोत्सव के द्वारा मनाया जाएगा। किस बात का जश्न? हमारी आज़ादी को, भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होंगे। इसी के साथ ही इस महोत्सव का उद्देश्य इंडिया एट द रेट 2047 के लिए एक विज़न बनाना है। और इस महोत्सव में तकनीक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और द्वारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शन है कोलैब कैड, AO लैब कैड, डोलैब कैड, या इलोब कैड। तो इसका आंसर होगा कोलैब कैड। कोलैब कैड एक तरीके से ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग समाधान हेतु कोलैब कैड एक सॉफ्टवेयर है, इसको विकसित किया गया है। इससे 3D चित्रकारी करने और 3D डिज़ाइन बनाने में एक आसानी उपलब्ध होगी जो छात्र हैं। और इसको डेवलप किसने किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यानी कि CBSE के द्वारा संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को तैयार किया गया है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समस्त देश भर में छात्रों को डिजिटल डिज़ाइन बनाने और उसको संशोधित करने का अवसर प्रदान करना है, यानी 3D डिज़ाइनिंग को बढ़ावा देना है। और इस सॉफ्टवेयर का निर्माण
किस पहल के द्वारा की गई है, किस प्रोग्राम के द्वारा की गई है? अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम के तहत इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम जो है अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक बहुत बड़ी पहल है, और जो स्कूलों में रचनात्मक और अभिनव मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जो की गई थी, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 24 फरवरी 2016 को की गई थी, और यह इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्थापित नीति आयोग की एक प्रमुख पहल थी। नीति आयोग की एक प्रमुख पहल क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। और अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम किसकी पहल है? अटल इनोवेशन मिशन की पहल है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न पर हम आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो सागर या महासागरों के नदी के खाड़ी क्षेत्रों को जोड़ती है? कि खाड़ी क्षेत्रों को जोड़ती है। ऑप्शन है काला सागर और अजोब सागर, फारस और ओमान की खाड़ी, मरमरा सागर और काला सागर, अटलांटिक और आर्कटिक सागर। तो इसका आंसर होगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जलसंधि है, जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से अलग होती है, और इन दोनों को फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ती है। और ये दुनिया के महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है, और हाल ही में भारत द्वारा अमेरिका और चीन के बीच तनाव को कम करने के उद्देश्य से हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव में भागीदारी ली है। अभी भारत ने हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव में भागीदारी ली है। इस हॉर्मुज जल संधि को यदि हम मानचित्र पर देखें तो इसकी स्थिति भारत से कुछ पश्चिम दिशा में इस प्रकार। तो मानचित्र पर हम देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित अपना प्यारा देश भारत, और भारत के भारत के पश्चिम में स्थित है फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और इनको जोड़ने वाली जल संधि का नाम है हॉर्मुज जल संधि, जो कि यहाँ पर स्थित है ईरान के दक्षिण में, और यहाँ पर आबू धाबी और दुबई या कहा जाए संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर में स्थित है। तो इस क्षेत्र को हॉर्मुज जल संधि कहा जाता है। यहाँ ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान है, और इसी प्रकार यहाँ ये फारस की खाड़ी है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है, यानी कि इस क्षेत्र को यदि चोक कर दिया जाए तो विश्व के अधिकांश देशों को कच्चे तेल की आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश जो कच्चे तेल की आपूर्ति है वो इसी क्षेत्र से ही शिप्स के थ्रू होकर गुजरता है, यानी कि यहाँ फारस की खाड़ी से निकलने के लिए जलीय रास्ता यही हॉर्मुज जल संधि से होकर जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा रोजगार उन्मुख हेतु रोजगार संगी ऐप प्रारंभ किया गया। ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रायपुर में युवा महोत्सव के दौरान लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप प्रारंभ किया गया, और इस ऐप का निर्माण छत्तीसगढ़ के राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो अंत में पूछा जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? विक्रम, प्रज्ञान, ऑर्बिटर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लाइक का टारगेट हम इस वीडियो पर भी 50 का रखते हैं, और आप सभी के सहयोग से ज़रूर हम इस टारगेट को प्राप्त करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बढ़े अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य के साथ इसी के साथ धन्यवाद।